बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, हमने कल तक अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट भी किया था। कितने लोगों ने क्विज कर लिया? वेरी गुड, आ जाएगा। अच्छा, मैच हो गया था सबका आंसर? मैच नहीं हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ था, क्या मसला आया उसमें? बाकी सबने सही किया था। अच्छा, किसी क्वेश्चन नंबर 2 है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इनके लिए किसी ने सोल्यूशन किया हुआ उसका? क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक करके टैली करवाता हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 2 में परचेज ऑफ पीपी कितना निकाला आपने? एडिशन ऑफ पीपी। कोई मसला नहीं, वैसे ही देख के बता दो। दो एडिशंस थे। अच्छा जी, तो कुल मिला के एडिशन कितनी आ गई टोटल करके? क्योंकि हम एक साथ दिखाते हैं ना परचेज ऑफ पीपी। हाँ जी, ऑनलाइन वालों आप भी बता सकते हैं। 5837 चेक कर लें, यही आ रहा है। 38 50 58 37,000 सबकी एडिशन यही आ रही है। आपने यही माइनस कर दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना था? ये आपने ऐड बैक करा दिया। सही है जी, चलें, ये यहाँ तक हुई बात। फिर आपने इसमें दो एसेट बेचे या एक ही बेचा है? एक लॉस पे बेचा है। अच्छा, लॉस पे जो बेचा है वो कितने लॉस कितना है? 48,240 लॉस है। जो 48,240 लॉस है आपने उसको ऐड बैक करा दिया, गुड है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद मुझे बताओ गेन कितना है? 9100 आपने इसको क्या किया? लेस करवा दिया। अच्छा, प्रॉफिट के अंदर गेन लेस हुआ, डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुआ, अभी तक यहाँ की कहानी है। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी आपने कितने लिखे हुए हैं? दोनों के सम होगा ना, देखो दोनों का सम कितना आ रहा है? प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी 407 4076760 यही आ रहा है। आई थिंक तुमने ये मिस किया होगा। इंटरेस्ट अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये किया हुआ आपने 4076760। चलो गुड है, आगे आगे देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जो हमारे पास इंटरेस्ट का अकाउंट है, सही है जी, यहाँ पे बना लेता हूँ तुम्हारे लिए मैं। तुमने आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। इंटरेस्ट के अकाउंट में ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल कितना है सवाल के अंदर? 05 और क्लोजिंग कितना है? 865। अच्छा, इस सवाल के अंदर जो क्वेश्चन था उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ था, ये कैश पेमेंट दी हुई थी? एक्सपेंस दिया हुआ था। एक्सपेंस कितना है? 756400। कैश कितना आ गया? 76 यही है। अच्छा, आपने इसको ऐड बैक करवा दिया होगा और इसको लेस करवा दिया होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद। रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट डिफरेंस कितना आ रहा है उसका? अच्छा, वो डिफरेंस ही गिवन। ओके ओके, वो इंक्रीज कितना है दिया हुआ होगा सवाल में? 786। ये भी आपने माइनस कर दिया होगा। इसके बाद आंसर सही है, क्लियर है? चलो कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, तो ये अच्छी बात है, आप पूछा करें ऐसे, क्योंकि क्विज का मतलब ही यही है कि आप अपनी असेसमेंट करें कि आपने क्या वो चीज जो पिक की है क्या उसको अप्लाई करना आता है
या नहीं आता? आगे लेके चलते हैं इसको। जो मैं प्रॉफिट ऑपरेशन साइड है उसमें से फिर आप कैश करेंगे रिसीवर फिर हमारा कैश का ऑपरेशन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि भाई हम सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो निकाल लेंगे उसमें से हम माइनस करेंगे रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल, फिर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड, फिर आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ऐसे देखना है आपने उसको। सर कैश फ्रॉम ऑपरेशन को इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन के बाद इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट पेड को। अच्छा भाई ये रहा आपके पास सवाल स्क्रीन के ऊपर। अब मैं देख लेता हूँ, हलीमा में देख लेता हूँ। अच्छा जी ये रहा एक सवाल, इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखा दें। ये मैं वैसे पीडीएफ भी भेज चुका हूँ आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। ये मतलब एक ही क्वेश्चन है, शुरू यहाँ से हो रहा है एक पेज पे चिपकाने के लिए, सही है। अभी ये सवाल होते 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 एक डेढ़ पेज पे चला जाएगा, कैश फ्लो का आता ही ऐसा सवाल है। आई होप आप इसको हैंडल आराम से करेंगे। क्या कह रहे हो ताजदार? प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या लिखी हुई है? 625100। अच्छा तुम उसमें ग्रुप पे भी चेक कर सकते हो, मैं वापस भेज देता हूँ। मैंने ग्रुप पे ही भेजा था पूरा कैश फ्लो का हैंडआउट क्वेश्चंस वाला, जब तक बुक प्रिंट हो गया है। अभी देख लेते हैं शरीर। एक मिनट रुकना। अभी तक रिवाइज करवाया उस्मान और अभी ये सवाल दिया।
उस्मान ये मैंने अभी आते ही डिस्कस किया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस में गेन कहाँ से आ गया भाई? तो एक्सपेंस है, उसकी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली होती है। हाँ, एक में गेन और एक में लॉस था ना आई थिंक उस्मान। अगर दो गेन होंगे तो दोनों एडजस्ट होंगे, गेन और लॉस होंगे तो वो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट होंगे। ये मैंने ग्रुप पे भेजा भी है वैसे सवाल अभी। हो गया मैच, गुड। सही, आपने खुद पहचानना है इतने सवालों के बाद। हाँ भाई, किसी ने कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाला? कितना है वो? 227,000। चलिए जी देखते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ ओके जी, एक और बच्चे का 227,000 आ रहा है, पर ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 202,000। वेरी गुड, बिल्कुल सही। फिर आंसर मैच नहीं हो रहा, अभी अभी करते हैं ना। कोई कोई चीज मिस की होगी तुमने। अभी देख लेते हैं रोहान के तुमने क्या गलती की है। होगा मैच, ऐसा कैसे मैच नहीं होगा? हो गया मैच जी, वेरी गुड। हाँ भाई, डन हो गया सबका सवाल। वेरी गुड कासिम।
मैच। अच्छा तो सबसे पहले मुझे बता दें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है भाई? 625 100। अच्छा भाई हमने ये कहा कि आप सबसे पहले से बना लें पीपी का अकाउंट। ओपनिंग आपके पास गिवन है 725, क्लोजिंग आपके पास गिवन है 809 200। अच्छा भाई अब एक एक करके देखते हैं। इस सवाल में इसने आपको एडिशन खुद बता दी है और जो आपको एडिशन बताई गई है वो कितने की है? 156 200। इसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बता दिया 465। कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन, ये एक्वायर्ड अ मशीन ही है भाई, ये परचेज ही है। मैंने जानबूझ के सवालों को ऐसे चेंज किया, तुम बोलते हो कि हर जगह यही आता तो यही चिपका दो। सही है जी। कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन, एक्वायर्ड अ मशीन का मतलब है कंपनी ने मशीन खरीदी है, तो एडिशन इसमें दे दी है मैंने। हाँ भाई ऑनलाइन वालों कितने लोगों ने पहले यहाँ ये गलती की थी ये बताओ, अब ख्याल रखना है इस चीज का। सही जी, एक्वायर्ड अ मशीन है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ इस सवाल में, बहुत फोकस होके बताओ मुझे, इस सवाल के अंदर जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैंने कैरिंग अमाउंट नहीं बताई। तो अगर ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस दिस करूं तो मुझे डिस्पोजल मिल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ट्वेंटी फाइव है, 25,500 से हमने कहा ये हमने निकाल ली बैलेंसिंग फिगर। अब ये निकाली हमने बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर इसलिए है क्योंकि मुझे बाकी सारी चीजें पता है सिवाय इसके। अच्छा भाई अब मुझे एक और चीज प्लीज यहाँ पे फोकस करिएगा। मुझे यहाँ पे कैरिंग अमाउंट पता है 25,500 की, मुझे सेलिंग प्राइस नहीं पता, बट मुझे इसने गेन ऑन डिस्पोजल बता दिया है। गेन ऑन डिस्पोजल कितना है? 4200। कंपनी डिस्पोज वन ऑफ इट्स प्लांट एट अ गेन ऑफ रुपीज 4200, यही है ना? अच्छा भाई 4200 40200 जो मेरे पास गेन है, मुझे एक चीज पता है कि 40,200 का अगर गेन आया है तो मेरी सेलिंग प्राइस मेरी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा रही होगी। तो क्या मैं इसके अंदर ये ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ? कितना आ गया? 65 700। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये ऐसे निकाला 40,200 प्लस, ये कितने लोगों ने गलत किया था? चलो याद रखिएगा ये बात। सही जी आगे के लिए। अच्छा भाई सर अब हमने जैसी बात है, पहले वो चलो उनकी गिवन होती थी वो ये होती थी, अब मैंने ये दे दी तो बोला वो निकाल लो, तो आई होप आपको वर्क बैक करना आ गया है। अच्छा भाई अब सारी चीजें अवेलेबल है या इंटरेस्ट पेबल का भी अकाउंट है? इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट में ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग? 51280। ये अकाउंट एक्सपेंस की वजह से इंक्रीज होगा, ये आ गया 5600। और पेड कितना? 25,000। आई थिंक अब हमारे पास सारी वर्किंग के लिए बैलेंसेस मौजूद है, अब हम कैश फ्लो बना सकते हैं। हमने कहा कि सर आप सबसे पहले अपने शेयर होल्डर को बताएं कि हमने इस प्रॉफिट में क्या की है, एडजस्टमेंट्स की हैं। जल्दी जल्दी बताओ एडजस्टमेंट्स के अंदर सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो आ गया हमारे पास 46,500। ये क्यों ऐड बैक किया जल्दी बताओ? नॉन कैश है। और दूसरा ये एडजस्टमेंट्स करके मैं पहुंचना चाहता हूं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। चलिए जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद हमने कहा गेन ऑन डिस्पोजल, ये हमने इसलिए लेस किया ताकि इम्पैक्ट जीरो हो जाए, हमने यहां से इसको कटा दिया। हमने कहा सर इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैं ऐड बैक कर दूं ताकि इसका इम्पैक्ट जीरो हो जाए। अच्छा अब प्लीज सुनिएगा, मुझे इतना पता है कि जब ये तीन एडजस्टमेंट्स में पार करूंगा आई विल अराइव एट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। पर मैं कह रहा हूं कि क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेम बात है? अलग बात है।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसा रिसीव ना हुआ हो, और वो तुम्हें कैसे पता कि कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? इन दोनों को कंपेयर करूंगा, और इन दोनों को कंपेयर करके मुझे ये बात समझ आ रही है कि इस साल भी कुछ पैसा रिसीव होने से, और जो पैसा रिसीव होने से रह गया उसकी पूरी सेल पीएनएल में चार्ज हो चुकी है, तो प्रॉफिट के अंदर इंपैक्ट ज्यादा है, कैश के अंदर इंपैक्ट। तो अगर उसको उससे रिकंसाइल करवाना चाहता हूं तो जितने पैसे रिसीव नहीं हुए उसको क्या करूं, माइनस कर देंगे। तो सर हमने यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, और जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस पार्क किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज इन रिसीवेबल, कितने से? सर अब क्या ये करने के बाद मुझे मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन 227,000, ये आ गया सर हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेड, 25,000 रुपये आ गया ये आ गया सर हमारे पास नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा सर क्या खाली ऑपरेशन से पैसा है, कहीं लगाया भी है? अच्छा सर जहां लगाया है उस एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने कहा कि सर हमारे पास आ गया परचेज ऑफ पीपी। परचेज ऑफ पीपी हमारा है सर 156, 200 आउटफ्लो है मेरा, और सर हमारे पास आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल अच्छा ये नेट कितना आ गया सर इन दोनों का? ये नेगेटिव है। अच्छा भाई अब मुझे बताओ ऑपरेशन से पैसे इतने आए, यहां इतने लगा दिए, तो नेट कैश इनफ्लो कितना है? 111,500। सर अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 456250, क्लोजिंग 5650। वेरी गुड। क्या ये मैच कर रहा है क्लोजिंग से? ये मैच कर रहा है सर। अब एक सवाल आया है, अली जुमानी साहब कह रहे हैं कि सर आपने कोई बुक बताई थी FAR 1 के लिए। बिल्कुल मैंने अपनी ही बुक बताई थी, वो प्रिंट होने आज मैं रिव्यू कर लूँ फाइनल, आज चली जाएगी प्रिंट होने, फिर वो आपको इंशाल्लाह मंडे तक मिलेगी। सही जी, ये बात क्लियर है? इसमें कोई सवाल? हाँ भाई क्या गलती की थी? अब सही आ गया आंसर। ओके जी। सर हमें एक चीज बताएं, हमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों होता है, ये बात समझ आ गई, बाकी सारी एडजस्टमेंट समझ आ गई, बीपी का ऐड लेस समझ आ गया, हमें ये समझ आ गया रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो लेस क्यों होता है, ये सारी बातें क्लियर है। हमने ये नहीं सीखा कि रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो क्या होगा। अभी उसकी एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ, वो भी समझ आ जाएगा, प्लीज इधर फोकस होकर देखिएगा। हाँ भाई हम डिस्कशन कर लेते हैं डिक्रीज इन रिसीवेबल पे। बहुत फोकस होके पहले आप समझेंगे, फिर आप भरपूर तरीके से इसको कॉपी करना, प्लीज देखो। अच्छा अगर मैं ये बात कहूँ समझने के लिए कि मैंने ये कहा कि भाई सर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का ऑलरेडी एक ओपनिंग बैलेंस है, लेट से मैं कह रहा हूँ 2019 मेरा साल है, और मैंने कहा कि भाई मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपए का, हम आ गए 2020 पे। अब मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चुटके भी आपको समझ आए। मैंने कहा कि भाई मैंने पहले तो इन्वेंट्री परचेज की, यहाँ पे कैश बैलेंस भी लिख देता हूँ, कैश एंड बैंक। मैंने कहा सर ओपनिंग मेरे पास 8 लाख रुपीस मौजूद है,
अच्छा भाई मैंने किया ये कि मैंने इन्वेंट्री परचेज की 2 लाख रुपीस की, और सर मैंने कैश दे दिया कितने का, 2 लाख रुपीस का। फिर मैंने उठा के ये इन्वेंट्री बेच दी, और फिर मैंने एक एंट्री बनाई, बहुत सुकून से समझिएगा। मैंने कहा कि भाई कैश डेबिट और सेल्स मैंने ये उठा के बेची कितने की, 5 लाख रुपीस की। फिर मैंने कहा ये जो इन्वेंट्री अब तक मेरा एक्सपेंडिचर था अब एक्सपेंस बन गया, क्या इसको मैं पीएनएल में चार्ज करा दूं? अच्छा भाई, तो हमने किया ये कि सीओजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से भाई, 2 लाख रुपीस से। यहां तक कहानी बन गई। मैंने कहा आए सर आपको बताएं कि पीएनएल में क्या क्या हुआ होगा। हमने कहा सेल्स बुक हुई होगी कितने की। अच्छा प्लीज मुझे एक बात समझाओ, क्या ये जो सेल्स बुक हुई है इस साल, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इस साल, तुमने बोलना है कौन सा साल, और ये साल है 2020, जो मैंने इस साल सेल किए उसके पूरे पैसे आ चुके हैं, जो मैंने इस साल सेल किए उसके पूरे पैसे, इसको हम कह रहे हैं सेल्स फॉर द ईयर। सही है जी, आगे देखिएगा। फिर मैंने कहा सीओजीएस कितने की, क्या मैं कह सकता हूं जो सीओजीएस मैंने पीएनएल में चार्ज किए उसके पूरे पैसे दे चुका हूं? कैसे पता, कैश चला गया। यानी सर बात समझिए आ रही है, जो इस साल परचेज किया उसकी पेमेंट हो गई, जो इस साल बिका उसके पैसे आ चुके हैं। तो मेरे पास कुल मिला के प्रॉफिट कितना है। पर एक और बात समझाओ, अगर मेरे पास कुल मिला के प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मेरे पास कुल मिला के नेट कैश 3 लाख रुपए आया है। 5 लाख रुपए सेल से है, 2 लाख रुपए इन्वेंट्री वाले को दिए, जेब में नेट कितने आए, 3 लाख रुपए। अब जरा बात समझिएगा, ये बात आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए लॉजिकल वे में। इधर देखो, मैंने कहा कि भाई जिससे मुझे पैसे लेने थे 40,000 रुपए, मैंने उसको बोला भाई नशे क्या हो गया, पूरा साल गुजर गया, अभी भी तुमने 40,000 रुपए नहीं दिए। उसने बोला यार अभी हालात तंग है, तुम अभी इसमें से ले लो मुझसे 20,000। तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 20,000। अच्छा अब मैं इस एंट्री को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे एक चीज समझ आई कि जब भी मेरे पैसे रिकवर होंगे वो रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल है, वो इनकम नहीं। वापस से बताएं सर, ये तो आपने ऐसी बाउंसर फेंक दी सुने। मैंने कहा जब भी मेरे पिछले साल के पैसे रिकवर होंगे, क्या वो मेरी इस साल की इनकम होगी या पिछले साल की। वेरी गुड भाई, ऑनलाइन वालों आपने भी बताना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जब भी मुझे पिछले साल के पैसे इस साल मिलेंगे, पहले मुझे एक बात बताओ, जो पिछले साल के पैसे इस साल मिलेंगे क्या वो इनकम इस साल की या पिछले साल के पीएनएल की है। तो वो पिछले साल के पीएनएल में रिकॉर्ड हो चुकी होगी, इस साल से वो रियलाइज हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं आईएएस 7 की जबान में कि whenever your receivables have been realized of previous year, that does not have any impact on your current year profit and loss। यानी जब पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव होंगे उसका तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कोई इंपैक्ट, क्योंकि वो सेल किस साल की थी, कौन से साल में रिकॉर्ड हुई, रिसीव कब हो रही है। अब गेम समझते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि इस साल के, अब बहुत ही अहम बातें, क्या मैं कह सकता हूं कि इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी इस साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सिर्फ इस साल की सेल है, इस साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर बाकी तमाम चीजों के साथ साथ एक चीज है, वो है सेल किस साल की, जबकि कैश के अंदर इस साल का भी पैसा है। तो यानी सर मुझे एक बात समझ आ रही है कि मेरे प्रॉफिट के अंदर सिर्फ इस साल का पैसा है, मेरे कैश के अंदर पिछले साल का भी पैसा है। तो अब अगर मैं यहां पे लिखूं सर कितना, 20,000 रुपए, सही है जी, और यहां पे मैं लिख दूं भाई 10200000, बल्कि 1120 हो जाएगा ये। अब सर ये आपने कैसे लिखा है अभी प्रूफ करते हैं आपको। मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 320।
320 है ना। मैं कह रहा हूं कि इस साल मेरी जेब में नेट कितने आए, 320। अच्छा, अब आप जब कैश फ्लो बनाते हैं बच्चों, तो आपने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 3 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूं कि अभी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं है? हम आ गए कहां पे, वर्किंग कैपिटल के अंदर। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के अंदर मैं अपने रिसीवेबल में गया, सुनिएगा, मैं अपने रिसीवेबल के अकाउंट में गया, मैंने देखा मेरा रिसीवेबल 40 से कितना हो गया है, 40 से 20 होने की लॉजिक ये है, सुनना मैं फिर लिंक भी करूंगा दोनों को। 40 से 20 पे आने की लॉजिक ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल के कुछ पैसे इस साल रिसीव हो गए, यानी आपके रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। रिसीवेबल के कम होने का मतलब बता रहा हूं, बाद में लिख लेना। रिसीवेबल के कम होने का मतलब ये है कि पिछले इस साल के पैसे तो रिकवर हुए ही हुए, पिछले साल के भी पैसे रिकवर हुए। तो अब मुझे एक और बात समझाओ, इस साल के पैसे रिकवर हो गए तो वो तो इस साल की सेल में भी शामिल है, इस साल के कैश में भी शामिल है, रिकंसिलिएशन का कोई मसला नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं जो पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए हैं वो इस साल के प्रॉफिट में, कैश में? इसलिए वो कहता है कि जब भी आपको रिसीवेबल डिक्रीज होता हुआ दिखे, तो जितने से डिक्रीज हो रहा है आप उसको क्या कर देना, क्योंकि यही वो पैसे होंगे जो किस साल के होंगे, जो इस साल के प्रॉफिट में शामिल नहीं होंगे। तो भाई हमने यहाँ पे डिक्रीज इन रिसीवेबल 20,000 क्या किया, एड बैक कर दिया, ये कितना आ गया, 320। सिंपल लॉजिक ये थी कि मेरा पीएनएल फॉर द ईयर का होता है और हो सकता है कि कैश एक से ज्यादा सालों का आ जाए। तो जल्दी से आखिर बात बताओ, पीएनएल में कितने साल की सेल है, कैश में कितने सालों के पैसे हैं? तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि पीएनएल नीचे कैश के अंदर पिछले साल का पैसा भी आ गया, डिक्रीज इन रिसीवेबल। चलिए आपके साथ एक समरी बनाते हैं। क्या मैं कहूं अगर मेरे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आप बताओगे जानिए। अगर मेरे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं क्या शो करते हैं, बिना किसी झिझक के, कोई मसला नहीं है, रिसीवेबल जब इंक्रीज होते हैं तो वो क्या शो करता है, भले ही गलत बता दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं, गलत गलत, चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, वापस से एक और मौका देता हूँ। ऑनलाइन वाले आप बता सकते हैं, रिसीवेबल इंक्रीज होता है तो क्या शो करता है, वापस नहीं आ जानी। रिसीवेबल जब इंक्रीज होते हैं तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पिछले साल के पैसे या इस साल के? देखो ये थोड़ा करेक्ट करना है। देखो मैं अगर एग्जाम में हूँ ना, मैं कसम से ऐसे सवाल पूछूं, बच्चे इसका लड़का लगा के आए, मैं पूछूं बता भाई ये क्यों होता है, तो फिर मतलब ये लॉजिकल तो मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपोजर से बता रहा हूँ ना, तो उसको उसको सीखना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसको मार्केट में जाके अप्लाई करना है। अच्छा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें हल्का फुल्का चेंज लाता हूँ, सुनना ये बात। रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इस साल कुछ सेल हुई थी, उसमें से कुछ पैसा, तो इस पता है इसमें होता क्या है, मैं ये पूछूंगा आगे। यहाँ अभी जो पेनल्टी लगना है वो शुरू नहीं हुई है, अभी मैं बिल्कुल भाइयों की तरह चल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम उस्ताद वाला वो अभी आएगा आहिस्ता आहिस्ता, सही है, सुनो इधर। अभी तुम सीख रहे हो ना, अभी तो आए हो कैफ की दुनिया में, FAR 2 में इससे खतरनाक होता हूँ। सुनो, समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है, दिमाग लगाओ। जब भी रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा होता है तो मैंने आपको सिखाया था सेल पूरी चार्ज हो गई होगी 100%, कितनी, और लाजमी नहीं है कि उसका 100% पैसा आ गया हो। ये मुझे कैसे पता लगता है, जब मेरे रिसीवेबल क्या हो रहे होते हैं, रिसीवेबल के इंक्रीज होने का मतलब ही यही है कि सेल में पूरे पैसे चार्ज हो गए, जबकि कैश में पूरे पैसे, तो जितने पैसे नहीं आए होते मैं उसको माइनस कर देता हूँ। अब मैं एग्जांपल दूं, यहाँ से कनेक्ट कर जाओगे आप। क्या मैं कह सकता हूँ पिछले साल 40,000 रुपए कैश फ्लो में से माइनस हुए होंगे, अगर पिक कर गया तुम, वापस सुनो, ये तुमसे कॉन्सेप्ट खेल रहा हूँ, मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, स्टेटमेंट समझा के निकल जाऊं मैं, समझो वापस से। क्या मैं कह सकता हूँ पिछले साल भी कैश फ्लो बनाया होगा, पिछले साल के कैश फ्लो में तुमने 40,000 रुपए वर्किंग कैपिटल में ऐड किए होंगे या लेस, रीजन क्योंकि लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था और आपने कहा कि लास्ट ईयर ये 40,000 रुपए रिसीव होना रह गए थे, तो लास्ट ईयर की सेल में तो होंगे पर लास्ट ईयर के कैश में आपने क्या किया होगा, अब देखो इस साल से इसको कनेक्ट करो, इस साल पिछले साल की सेल के कुछ पैसे आ रहे हैं, पिछले साल की सेल के कुछ पैसे आ रहे हैं, पर हमारा पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पीएनएल के अंदर सिर्फ इस साल की सेल है,
और मेरे रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, और रिसीवेबल के डिक्रीज होने का मतलब ये कि कुछ पिछले साल के पैसे जो कि इस साल की सेल में, तो क्या मैं डिक्रीज इन रिसीवेबल को ऐड कर दूं, क्योंकि मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता दूं प्रॉफिट के अंदर इस साल के पैसे हैं और कैश के अंदर पिछले साल के पैसे हैं, तो जो पिछले साल के पैसे इस साल के शामिल नहीं, मैंने क्या किया, उसको ऐड बैक कर दिया। मैं सिंपल भी रख सकता था कि इंक्रीज इन रिसीवेबल को लेस कर देना, डिक्रीज इन रिसीवेबल को ऐड कर देना, बट क्या ये लॉजिक समझ आ गई? पक्की बात है, प्लीज इसको कॉपी करें। यानी दोनों को क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन हाथ के हाथ पूछ ले, यानी सब क्लियर है, कोई मसला नहीं है, पूछो मैं बताऊंगा। इतनी सी भी कंफ्यूजन है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं, पक्का अगली बार पूछूंगा तुमसे बताओगे। इतनी सी भी कंफ्यूजन जानी पूछ ले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तुम ये कह दोगे ना सर इसमें तो ये नहीं समझ आया, मैं वापस बता दूंगा, पूछ लो, पहले पहले पूछ ले तू, कॉपी करने का पूरा टाइम है, कोई इशू है इसमें? पक्की बात है, तो अगली बार जब मैं पूछूंगा तो जवाब दे दोगे? ऐसे नहीं ना, कॉन्फिडेंस चाहिए यार जानी। FAR 1 का पेपर है, कैफ का पहला पेपर, जल्दी बताओ, बताओगे? बस गुड, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ भाई, यहाँ तक हो गया कॉपी? जी कहा, बोले। ओके जी, कुछ नहीं, खुद ही समझ आ गया। ओके सही है। क्या सुबह सुबह नींद में होते हो क्या तुम लोग? बोले ऐसी बात है क्या यार, क्या अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी जिंदगी की, तुझे तो पता है ताजदार है यार, रूटीन कैसी होनी चाहिए। नहीं, अभी अभी एक चीज ना तुम्हें मतलब अहद कर लेनी है कि आप बस क्वालिफाई होकर निकलना है। और मतलब मैं खुश होता हूँ कि सुबह भी उठ के आते हो, सही है ना, वरना कुछ नशे ही ऐसे थे पिछली बार के वो मरी हुई हालत में जिंदा लाशें बैठी होती थी। यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। मैं फिर कह दूं, CA में से वो बंदा पास होता है, सही है जी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तमाम मेजॉरिटी सब्जेक्ट खुद पढ़ा है, सही जी, क्योंकि पैसे नहीं होते थे मेरे पास, तो मुझे उस चीज़ की अहमियत पता है। तो मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ ना, बोलता हूँ भाई ये लॉजिक रीड बना देता हूँ, पूछ पूछ के पागल हो जाता हूँ कि भाई ये क्यों है। तो क्यों का जवाब तुम मुझसे पूछो ना। जब भी फर्म जाओगे तो एक्सेल कौन करेगा? वो बंदा जिसको रट्टा लगा हुआ है, या वो बंदा जो कॉन्सेप्चुअली साउंड है? तुम्हें सीखना है, तुम अपने आप को यार अगेन एंड अगेन मोटिवेट करो। अब मेरी जब बेगम उठा रही है मुझे, भाई क्लास का टाइम है आपकी 7:30 बजे, तो वो भी तफरी है हमारी तरह। वो बोलती हैं, वो जो अपना नहीं है, कौन सी फिल्म आई थी, संजू, वो बोलती है भाई शेर है तू, शेर रोल कर, मैं भी रोल करके उठ जाता हूँ, बोलता हूँ जाना है, ऐसी की तैसी। मतलब क्या समझाने की बात ये है कि यार छोटे छोटे मूवमेंट्स अपने आप को रखो मोटिवेट करने के लिए, क्या करना है। ऐसे कैसे थक गया मैं, अभी तो एज ही क्या है यार। मतलब तुम्हें तो अभी सिर्फ ना कमाई की टेंशन है ना किसी की टेंशन है, मुझे तो अपना घर भी चलाना होता था, साबुन बेचता था मैं। तो तुम देखो यार, तुम्हारे पास तो अल्लाह ने सब दिया हुआ है, तो तुम सिर्फ अपने माँ बाप को क्या पढ़ के पास होके नहीं दे सकते? हाँ जी, नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना, तो बस तुम्हें ये करना है अपने आप को, मतलब ना रखना है ऐसा कि भाई नहीं यार बस करना है, ऐसी की तैसी। और फिर बता दूं, ये दोस्ती यारी सब चलाओ साथ, घूमने भी जाओ, पार्टी भी करो, बट ये कि मैं अपनी जिंदगी में ये करता था कि मेरा टाइम टेबल सेट होता था। मैं बहुत सेल्फिश बंदा था, और सेल्फिश हूं भी अपने काम में। ये मतलब आपको मेरे दोस्त बताएंगे कि जब तक मेरे दिन के पूरे टास्क नहीं हो जाते मैं कभी नहीं जाता घूमने। चाहे वो मेरा ऑफिस हो, चाहे वो मेरी क्लासेस हो, चाहे वो मेरी रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो मेरा रिसर्च वर्क हो, चाहे वो मेरा जिम हो, ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी फिर मैं दोस्तों को बोलता हूँ घूमने चलते हैं। तो मेक योर सेल्फ
ट्रेन इन अ वे कि आप सारी चीजें अपनी पहले पूरी करें, बाद में दूसरों की सुने। सही है जी, आप अपनी प्रायोरिटी पहले हैं। अब मैं बच्चे को देखता हूँ, सिर्फ तुम्हें 2 मिनट के लिए मोटिवेशन है ये, क्या बच्चों को देखता हूँ, सर वो मेरे मामू की शादी है। भाई करना उसने, तेरे को क्या करना है? मतलब शादी उसने करनी है, तेरे को क्या हो गया इधर? मतलब समझने की बात ये है कि तुम तैयार होके जा रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, ये सारी चीजें XYZ, भाई क्यों यार? तुम्हारा क्या जाए, खुशी है ना, मना लेना तो उसको खुशी। तुम्हारी अम्मी का भाई है, तुम्हारा मामू है, भाई जाने दो उनको, पार्टी करने दो। मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मेरे पास मेरे मोबाइल में इवन किसी इवेंट में भी चला जाऊँ ना, मैं नोट्स रीड करता होता था। भाई मेरी मजबूरी थी, सीए इतनी आसानी से नहीं निकलता। आज मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, ये कैफ ना ऐसा मतलब झटका लगता ना कैफ में आ गया, भाई यार पेपर रुक गए, तो आज मैं तुम्हारा विजन क्लियर कर रहा हूँ। पेपर रुकेगा नहीं अगर तुम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे। ये क्विज का सिस्टम पूरे पाकिस्तान में जितना मैं स्पीड में ले रहा हूँ, तुम कंपेयर कर लेना, कोई नहीं करता। क्विज से होता है कि तुम्हारी असेसमेंट, एक बच्ची ने मुझे अच्छी चीज लिख के दी, उसने बोला कि सर इससे मेरी असेसमेंट हो रही है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पिक किया था, क्या वो पिक सही किया था या नहीं किया था, कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन और इसमें कोई भंड तो नहीं है। तो ये चीज है, तो यार प्लीज खुदा के वास्ते सुबह उठने में हिचकिचाना नहीं है भाई, आना है खैर है। मैं भी 3 बजे सोता हूँ यार, क्योंकि मैं जब जिम से गया कल तो 3 बजे मैंने ऑफिस का काम किया। भाई मुझे पता है ना, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैंने जब इतनी ऑब्लिगेशंस ली है तो मैं ही पूरी करूंगा उसको। तो ऐसी की तैसी है यार, हम कर सकते हैं। सही है जी, नींद सेक्रीफाइस करो, 4 घंटे सो के इंसान मर नहीं जाता। किसी एक दिन आगे आगे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, यानी आगे दिन ज्यादा सो जाना, ऐसा नहीं कि लाश की तरह 12 घंटे बाद उठे हो। सही है जी, मेरी नॉर्मल एवरेज नींद 4 साढ़े 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे। कैसे मतलब, मैं और अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, ऑफिस की भी कमिटमेंट है, वहां भी प्रमोशंस चाहिए, तुम्हें भी पढ़ाना है और कॉलेज भी पढ़ाना है, क्योंकि ये मेरा पैशन है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये पैशन नहीं होता तो आज मैं यूके वगैरह में बैठा होता, 10 बार जॉब्स आती है, मैं नहीं जाता बाहर। क्यों नहीं जाता? ये नशा है पढ़ाने का, क्योंकि जो डिफिकल्टीज मैंने देखी है ना, वो मैं तुम्हें देखना नहीं देना चाहता। सही है जी, तो प्रॉमिस करो कि ये जुनून आखिर तक रहेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अब इसको कॉपी करें। ओके जी, सुबह नींद में लिंक नहीं मिलते, रात को सेव करके सोया कर, क्लास वाले लिंक। हाँ तहा, कहा गए हैं सर, मेरे पास उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं है बिल्कुल भाई, मेरे इलाके में गुल खान है, चौकीदार है हमारा, तो वो अकेला होता है, उसकी जिंदगी अधूरी है तेरे बगैर। तो तहा आई थिंक कि तुम अगर उससे दोस्ती कर लो तो तुम्हें वक्त से पहले उठा देगा। तहा आई थिंक तुम्हें जीवन साथी मिल गया है। हाँ जानी, यहाँ तक कॉपी हो गया। चलें जी, फिर इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सही है, भेज देता हूँ तहा। हाँ जी, डन यहाँ तक। यानी सर हमें रिसीवेबल के इंक्रीज की तमीज आ गई, रिसीवेबल के डिक्रीज की तमीज आ गई, और दोनों की लॉजिक मुझे पता है। चलिए जी, अब मैं वापस से अपनी तसल्ली के लिए पूछ लूं कि लॉजिक पता है या नहीं है। पहले मैं हमारी बहन से पूछूं, आप पीछे पीछे। आप ये बताएं, रिसीवेबल डिक्रीज होता है, प्लीज कोई और नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वाले बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये डर है कि इस बार वो लॉजिकल सवाल पूछ लेगा। एमसीक्यूज में बोलेगा कि भाई, या तो बोलेगा एक्सप्लेन करो, अब उर्दू में आता हो तो इंग्लिश लिखेंगे ना, इंग्लिश ही नहीं आती हमें पहली बात। सही है, और अगर उर्दू में लॉजिक ही नहीं आती तो फिर तो अल्लाह हाफिज है, फिर तो कुछ और ही लिख के आओगे। अच्छा ये आप मुझे बताएं, आई नो यू कैन लिटरली टेल मी कि डिक्रीज इन रिसीवेबल का ट्रीटमेंट क्या है, अगर वो ट्रीटमेंट है तो क्यों है? पहले एक एक करके ये कह रही है कि सर पिछले साल का पैसा कुछ इस साल आ गया है जो कि कैश में आ चुका है, प्रॉफिट में। अब रीजन दो इन सबको, प्रॉफिट में क्यों नहीं है? वेरी गुड यार, जो कि सेल जो होती है वो सिर्फ इस साल की रिकॉर्ड होती है, पिछले साल की रिकॉर्ड
तो सर प्रॉफिट के अंदर पैसा कम है और कैश के अंदर पैसा, उसी को रिकंसाइल करने के लिए तो मैं उसको कह रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसे इस साल आए। चलो वेरी गुड। दूसरा भी बता दो कि रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? हाँ वेरी गुड। इस साल के जो रिसीवेबल है वो इंक्रीज हुए हैं, ये शो कर रहे हैं कि इस साल की सेल में वो पैसे शामिल हैं, सेल में शामिल हैं और कैश में शामिल नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि सेल ज्यादा हुई है, उसके पूरे पैसे, तभी हम कहते हैं जब भी रिसीवेबल इंक्रीज होते हुए देखें तो दिस इंडिकेट्स कि इतना पैसा इस साल का रिसीव होने से रह गया, तो आप उसको क्या करें, माइनस कर दें। समरी ये है कि रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो इस साल का पैसा रिसीव होने से रह गया है, माइनस कर दें, और रिसीवेबल डिक्रीज होंगे तो पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ है ऐड कर दें, क्योंकि वो इस साल के प्रॉफिट में शामिल नहीं है। दोनों लॉजिक क्लियर है? ओके जी आगे। अब सर इसमें एक और बला को ऐड करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड पेएबल, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री करें जल्दी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा जी इधर देखिएगा आप प्लीज फोकस के साथ। अच्छा ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री का जो कि आखिर तक तंग करता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि ऐड लेस क्यों हो रहा है। सही जी, रट्टा लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, बट इसको भी कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। तो देखिएगा मैंने कहा सर वही गेम, हमने कहा कि 8 लाख रुपीज है। अब मैं दो चीजों को मिक्स करने लगा हूं यहाँ पे, प्लीज देखिएगा। सही है जी, अब वो ऐड होती जाएंगी चीजें एक एक करके। अच्छा भाई हमने कहा हमारे पास इन्वेंट्री का बैलेंस ओपनिंग 0 था, आपकी आसानी के लिए हमने कहा कि सर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये 40,000 रुपये था और ये एक कहानी चलती है ना। सही है जी आगे। हमने कहा कि सर हमने इस बार एक इन्वेंट्री परचेज की सर लेट से 2 लाख रुपीस की, और हमने कैश को क्रेडिट किया। क्या तुम ये बता सकते हो मुझे कि सर ये जो इन्वेंट्री है ये अभी मेरा एक्सपेंडिचर है? हाँ भाई जिंदा लाशो यही है एक्सपेंडिचर। क्यों है? क्योंकि अभी आया है मेरे पास, अभी सेल, जब यूज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा भाई अब चीजें ऐड करते हैं इसमें। उन चीजों में पहली चीज ये है कि पहले हमने कॉन्सेप्ट्स को आसान रखने के लिए जितनी इन्वेंट्री आई थी उसको उठा के भेज दिया था। अब मैं कर ये रहा हूं कि इसमें से 50,000 रुपए की इन्वेंट्री रिटेन कर लूंगा। आए देखते हैं। मैंने कहा कि सर मैंने COGS को किया डेबिट और इन्वेंट्री को किया 150 से। सर अब मैं कहने लगा हूं कि मेरा जो एक्सपेंस बना है 150 बना है। सर फिर मैंने ये किया कि मैंने उठा के ये 150 की इन्वेंट्री कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 5 लाख रुपीस में भेज दी। अब यहां पे आपने जरा फोकस करना है, यहां पे आपने जरा फोकस करना है। जा रहे तू यही है ना? आ रहा हूं। अच्छा भाई इधर देखिएगा, मैंने कहा था सबसे पहले तो आप सारे काम साइड में करके P&L बनाए। भाई सेल कितने की हुई? क्या आप ये मानते हैं कि जो सेल इस साल हुई है उसके पूरे पैसे आ गए? कैसे पता? कैश आया हुआ है। अच्छा पर एक और मसला है सर, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ये इस साल की सेल के पैसे हैं, पिछले साल की रिकवरी हो रही है जो कि इस साल के P&L में नहीं है। आगे सुनिएगा, मैंने कहा सर COGS 150
प्रॉफिट कितना आ गया 350। सही है। आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, अगर आपने बता दिया, आपको अब 100% अटेंशन देनी है यहाँ पे, बहुत फोकस के साथ। क्या मैं कह सकता हूं ये जो ऊपर ये प्रॉफिट है मेरा, मैं इसको अगर कैश फ्लो बनाऊं तो यहां से मैं शुरू करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 350। फिर मैं जानी यहाँ पे पार्क किया करता था आज से पहले एडजस्टमेंट्स, कोई भी नहीं है अभी। मैंने कहा कि सर अब आ गए हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर, बिल्कुल लॉजिकल वे में समझेंगे एक एक करके। मैंने कहा सर जो पहले मुझे आता है वो सीख लेते हैं। मैंने कहा सर क्या मैं यहां पे एक चीज लिखूं जिसका नाम है डिक्रीज इन रिसीवेबल। एक एक करके बताओ। अब मैं क्या ये कह सकता हूं मेरे प्रॉफिट में दो इंपैक्ट्स हैं, एक सेल का और एक सीओजीएस का। बाकी भी होते हैं, मैं कह रहा हूं उन सब के अलावा ये भी है। यहां तक साथ हो ना? ओके। अब मैं कह रहा हूं कि क्या ये सेल जो ऊपर शामिल है इसके अंदर क्या सिर्फ वो पैसे आए इस बार या उससे ज्यादा आए? वो ज्यादा आए हैं तो मुझे वो रिसीवेबल का अकाउंट देख के समझ आता है कि मेरे रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं अपने शेयर होल्डर को बता दूं कि मेरे प्रॉफिट के अंदर जो पैसे हैं वो सिर्फ इस साल के हैं, बकाया भी आए। तो वो मैं क्या करूं यहाँ पे, तो वो एड बैक करने की लॉजिक अपनी जगह ही है, एड बैक कर दिया। अब एक चीज मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर, सुकून से समझना। यहां से सीओजीएस कितनी माइनस हुई हुई है 150 की। अच्छा पहले बताओ क्या ये सेल मेरी कैश में कन्वर्ट हो गई? 5-20 हो गई ना? क्या ये सेल मेरी कैश में कन्वर्ट हो गई? 5 लाख ऑलरेडी थे, मैंने 20 क्या किए ऐड कर दिए, ये हो गई कन्वर्ट। ये मैं आपको गेम बता रहा हूँ कि क्या चलता है पीछे। इधर देखो। फिर एक और चीज, अब मेरा शेयर होल्डर ये समझ रहा है कि जो मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सीओजीएस माइनस हुई है, मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सीओजीएस माइनस हुई है, मेरे जेब से पैसे इतने ही गए इन्वेंट्री के नाम पे। किसके नाम पे? साथ साथ वापस से तुम्हारे लेवल पे आता हूं वापस। मेरा शेयर होल्डर इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देख के ये समझ रहा है कि इन्वेंट्री के नाम पे जेब से कितने गए 150। पर मैं कसम खुदा की खा के कहूं कि मेरी जेब से इन्वेंट्री के लिए 2 लाख रुपए गए। कितने ज्यादा गए? 50,000 ज्यादा गए। मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए लिख दिया आपकी याद दिखाने के लिए। आपको IAS 7 ये कहता है कि मुझे पहले से ही पता था, लॉजिक उस्ताद से पूछ लेना। ये तो सुनो, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल ये शो कर रहा होता है कि आपने खरीदा ज्यादा है, यूज कम किया है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, बाद में लिखेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या शो करता है? खरीदा ज्यादा है, यूज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी इन्वेंट्री जो इंक्रीज हो रही है वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपने इस साल अपने पैसे ज्यादा खर्च किए हैं, जो कि नीचे से ज्यादा माइनस हुए हैं, जबकि पीएनएल में चार्ज। तो आप क्या कहते हैं कि इंक्रीज इन रिसीवेबल और इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होना चाहिए, ऐड होना चाहिए? वापस सुने, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी सुकून से सीख रहे हैं ये बात वापस से। मैंने कहा चलो एक एक करके ना वापस लिंकेज बनाते हैं। मैंने कहा ऊपर सेल कितनी थी 5 लाख, मैंने रिसीवेबल को डिक्रीज होते हुए देखा। रिसीवेबल के डिक्रीज होने का मतलब क्या था कि पिछले साल के पैसे, तो जो पैसे इस साल पीएनएल में शामिल नहीं थे मैंने उसको क्या किया, ऐड बैक कर दिया। मैंने सेल का मामला साइड में कर दिया, यानी सेल इज अल्टीमेटली लिंक्ड टू रिसीवेबल, हमने उसको साइड में लगा दिया। मैंने कहा अब आ जाए इन्वेंट्री पे। मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि खरीदो ज्यादा यूज कम करो? तो वो खरीदो ज्यादा यूज कम करोगे भी तो रिकंसाइल करके देना ना शेयर होल्डर को, ताकि वो तुमसे कुछ नहीं पूछे, सब यहाँ पे दिख रहा हो। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मेरा शेयर होल्डर मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देख के क्या समझ रहा है कि इन्वेंट्री के लिए पैसे कितने गए 150? कौन समझ रहा है ये? शेयर होल्डर। पर मुझे आप एक और बात बताएं, अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो बैलेंस शीट में मेरी इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज होते हुए दिख रही है? जब बच्चों इन्वेंट्री मेरी इंक्रीज होते हुए दिख रही है 50,000 रुपए से, तो दिस सिंपली इंडिकेट्स
कि इस साल मैंने माल खरीदा ज्यादा है और बेचा कम है, तो एक्सपेंस भी, तो क्या मैं कह सकता हूं नीचे कैश में से ज्यादा पैसे माइनस हुए हुए, ऊपर प्रॉफिट में से कम माइनस हुए हुए, तो तुम्हें कैसे पता कि कितने कम माइनस हुए हुए? चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ही यही है कि ओपनिंग कुछ नहीं है और जितनी आपने खरीदी थी उसमें से इतनी बच गई है, तो यही तो वो अमाउंट है जो कि इस साल के पीएनएल में चार्ज होने से रह गई है। तो क्या कैश में भी चार्ज नहीं हुई? कैश में से माइनस हो चुकी है। तो अपने शेयर होल्डर को रिकंसाइल करके देने के लिए आप इंक्रीज इन रिसीवेबल को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या करेंगे, ताकि आप शेयर होल्डर को बताएं कि खर्चा जो है कैश वाला इटसेल्फ 150 नहीं है, 150 से, और वो कितना ज्यादा है, 50,000 ज्यादा है। वेरी गुड यार। तो सर हमने क्या कहा कि यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेस हो जाएगा कितने से, 50,000 रुपए से। क्या अब मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा? बताओ कितना आ रहा है? 350 प्लस 20 माइनस 50, 320, ऐसा ही है। तो सर आपके पास यहां पे कुछ ये सूरत हाल होगी। अगर आपको देखना है कि कैश वाकई इतना है, कैलकुलेटर उठाओ जल्दी, माइनस करो 2 लाख रुपए, माइनस 2 लाख रुपीज प्लस 5 लाख प्लस 20,000, कितना आया? 320। ये भी कितना आ रहा है? 320। तभी हम कहते हैं कि आपको अपने प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे, कैश के बैलेंस से। अब एक समरी वापस से सुनो, बिल्कुल आपने शुरू कहां से करना है, प्रॉफिट बिफोर, फिर क्या पार्ट करनी है, एडजस्टमेंट्स। डेप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक क्यों होता है, इंपैक्ट जीरो करने के लिए। गेन ऑन डिस्पोजल लेस क्यों होता है, वेरी गुड। या लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड क्यों होता है, इंपैक्ट जीरो करने के लिए। ये सब तय करा के कहां पहुंच जाओगे, हाँ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। अब सही करना है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कंप्राइजेस टू थिंग्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब तक, आगे और भी ऐड करूंगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कंप्राइजेस सेल्स और, फिर आपसे एक सवाल है, क्या सेल वो वाकई में कैश होगा? फर्क हो सकता है किसकी वजह से, रिसीवेबल की वजह से। वेरी गुड। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स आज के बाद वाकई में कैश वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, या फर्क हो सकता है? किस वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। पहले बताओ लॉजिकली कनेक्ट हो गए, सारी चीजें समझ आ रही हैं? आगे सुनो। फिर मैंने कहा कि जब मुझे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे आपने पहुंचा दिया, अब देखेंगे रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल के पैसे रिसीव क्या करो, माइनस कर दो। अगर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए ऐड कर दो। वेरी गुड। अब आ जाओ इन्वेंट्री के बैलेंस पे। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ रिसीवेबल का कोई टी अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ चेंजेस पार्क होंगे। आगे सुनो, फिर मैं आ गया अब कौन से अकाउंट पे, इन्वेंट्री के अकाउंट पे। क्या आप मुझे ये बात कंफर्म करके दे सकते हैं कि अगर मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जानी आप बताओगे जी। आप ये बताओ जब मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, तो क्या शो हो रहा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, खरीदा ज्यादा है। और क्या ये सही कह रहा है कि सर खरीदा ज्यादा है, बेचा, तो जो बेचा है वो पीएनएल में, और जो खरीदा है वो कैश में। तो बेचा कम है, खरीदा, तो बेचा कम है तो पीएनएल में एक्सपेंस भी। तो शेयर होल्डर को क्या ये बताऊं कि सिर्फ वो पैसे गए या और भी गए? तो जो पैसे और गए उसको और क्या करो, माइनस कर दो। तभी वो कहता है इंक्रीज इन रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंटरी वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बात क्लियर है? तो क्या वो सीओजीएस कैश वाली सीओजीएस में कन्वर्ट हो जाएगी? बात क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब सर मैं जरा जाके यहां पे एक चीज खाली दिखा दूं आपको ताकि आपको यहां से समझ आए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हुआ हुआ है, यहां से लेस हुआ हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए जी, यानी अब तक हम तकरीबन तकरीबन चीजें कर चुके हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अब तक हमने नहीं छेड़ा, इस पे आएंगे कि एक शादी कवर हो जाएगी। यहां तक कोई इशू? पक्की बात है। चलिए इसको कॉपी करें।
हाँ भाई ऑनलाइन में तो जिंदा हो तुम लोग। बिल्कुल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ताहा सिद्दीकी ने एक अच्छी बात की। ताहा कह रहे हैं कि सर क्या वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि बिजनेस में फंसा हुआ पैसा? सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। बिजनेस में फंसा हुआ इन्वेंट्री जो खरीद के रख लेते हो वो भी फंसा हुआ पैसा है, क्योंकि अब तक वो बिकी नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। ये गुल खान का कमाल है। ताहा हमजा कह रहे हैं सर इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है तो वजह बता दें। अभी ये पूरी वजह पे तो काम किया है। अच्छा सुनो, वापस से सुन ले। अच्छा हमजा, मुझे एक बात बताओ, अगर इन्वेंट्री मैंने 2 लाख रुपीज की परचेज की तो मेरी जेब से कितने गए होंगे? हमजा जल्दी जल्दी बताओ। अगर इन्वेंट्री मैंने 2 लाख रुपीज की, अच्छा 2 लाख रुपए गए होंगे, बिल्कुल सही। तो आप ये क्या मानते हैं कि जेब से 2 लाख रुपए गए तो कैश में से भी 2 लाख गए नीचे इस फॉर्मेट में? ऐसा ही है। ओके। पर इसमें से मैंने पूरी 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेचने के बजाय इसमें से कितनी बेची हमजा? 1 50 की, 1,50,000 की। ऐसा ही है। तो मुझे बताओ, मेरे पीएनएल के अंदर 1 50 माइनस हुआ है, मेरे कैश में से 2 लाख रुपए माइनस हुआ है। तो रिकंसाइल करने के लिए मैं और कितना माइनस करूं हमजा? 50,000। बात समझ आ गई? और ये एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं कि कितना इन्वेंट्री नहीं बिकी, आपको इन्वेंट्री का अकाउंट देख के समझ आएगा। ओके हो गया? सही है जी। स्क्रॉल डाउन करूं? हाँ भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस तक हो गया कॉपी। अब खाली कैश फ्लो देख लें। एक मिनट। हाँ बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। अलीमा, वैसे आप ये क्यों पूछ रही हैं कि एक कंपनी के ऑडिट करने पे कितने पैसे मिल जाते हैं, ये पूछ रहे हो? वो आप जब अभी कैफ के क्लोजिंग पे आएंगे तब बताऊंगा। हम गरीब आदमी है भाई, अतीत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर कैफ कितने टाइम में हो जाना चाहिए भाई? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि बस फ्लो के साथ आप 3 3 पेपर देके या 3 3 2 करके निकाल लें पेपर। 3 अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए आपका कैफ। 3 अटेम्प्ट में तब होगा जो मैंने अप्रोच बताई है वैसे। मैं कह रहा हूँ कि घूमना बंद नहीं करना, भले आप मतलब जो आपकी रूटीन है आप वो करें, पर पहले टारगेट्स होने चाहिए। चले अभी से बता देता हूँ, एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स इन अ डे। 8 आवर्स क्लास,
अगर ले रहे हो घर जाके एटलीस्ट 2 या 2.5 घंटे खुद भी लगाना है, उसमें से 15-20 मिनट तो मैं कुछ दे देता हूँ, सही है ना। तो ओवर एंड अबव आप तब पास होंगे। बाकी आपको किसी और पेपर का भी पूछना है तो वो भी बताऊंगा कि हर पेपर को पास करने की अपनी स्ट्रेटजी है। FAR 1 को पास करने की एक ही स्ट्रेटजी, कॉन्सेप्ट प्लस बहुत सारी प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रैक्टिस नहीं की भी फेल हो जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस की हुई है, कॉन्सेप्ट नहीं आते तब तो 100% फेल हो। तो ये दोनों का ब्लेंड है, दोनों का ब्लेंड है, सही है जी। नहीं क्लासेस के अलावा 8 आवर्स नहीं भाई, वो तुम इंतकाल हो जाएगा, ऐसे नहीं। शहीद कह रहे हैं कि सर कहीं नहीं जाता मैं, दुनिया देखी हुई है मैंने। तेरे को लगता है किसी ने ज्यादती की है तेरे साथ? और जो शहीद था वो वाला मोहम्मद शहीद, 2 शहीद है बोल रहे, मेरे को क्यों बोलना है? दूसरा वाला है। सही है कह रहे यार, इतना क्यों सताया हुआ है जानी। चलिए जी, इधर फोकस के साथ अभी इसी इलस्ट्रेशन को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो आपको क्लैरिटी से एक चीज समझ आ जाएगी। प्लीज इधर फोकस के साथ देखिएगा। मैंने किया ये कि सर क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। हमने कहा भाई ये साल यहाँ पे खत्म हुआ था, अभी 1 मिनट में ये गेम समझ आ जाएगी, इधर देखना। अच्छा मेरे रिसीवेबल में अभी 20,000 बाकी है, इन्वेंट्री में कितने बाकी थे? 50,000। अच्छा हुआ ये, बहुत सुकून से इस बात को समझना। सबसे पहले तो मैं ये पैसे ले आया, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जल्दी से बच्चों मुझे ये बता दो, क्या इस रिकवरी का PNL पे कोई इंपैक्ट है? कैश पे इंपैक्ट है? आपको यही देख के समझ आ गया ये कैश फ्लो में ऐड होगा, क्योंकि रिसीवेबल क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ये 0 आ गया। हमने कहा ये है 2021। पूरी चेन बना के देता हूँ ना आपको ताकि समझ आए, कभी भी इसको रिवाइज करना हो इधर। अब हुआ ये कि हमने कहा कि भाई अभी इस साल जो इन्वेंट्री मौजूद है उसी को ही बेचते हैं। आगे देखें, हमने कहा कि सर COGS हो गया डेबिट, और इन्वेंट्री कितने से भाई? 50,000 रुपए से। हमने कहा ये हमने जो इन्वेंट्री बेची है वो कैश पे बेची है। हमने कहा कि भाई इन्वेंट्री हमने बेची है 1,30,000 की। अच्छा मुझे जल्दी से बता दें आप, मेरी इन्वेंट्री का बैलेंस क्या हो जाएगा? अच्छा अब मुझे बताएं, जब मैं PNL बनाऊंगा तो मेरी सेल्स कितनी? 1,30,000। COGS प्रॉफिट 80,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से हालात वाकयात चले होंगे, ऐसी तो लाखों ट्रांजैक्शन होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे शुरुआत की प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ऐसा ही है। फिर हमने यहाँ पे क्या पार्क करनी है? एडजस्टमेंट्स पार्क करनी है, जो कि सवाल में नहीं है। फिर हमने कहा कि सर हमें पार्क करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा भाई सबसे पहले डिक्रीज इन रिसीवेबल 20,000 रुपए, क्योंकि इस PBT के अंदर जो सेल है उसमें सिर्फ इस साल का पैसा है, पिछले साल का पैसा तो वो कैश में तो आ चुका है ना। हमने इसको क्या किया? ऐड बैक कर दिया। सर ये तो बात समझ आ गई। आगे देखिएगा, बहुत अहम बात है, ये पिक करनी है तुम लोगों ने इधर। क्या मैं कह सकता हूं कि इस बार जो इन्वेंट्री यूज हुई है उसकी पेमेंट इस साल नहीं हुई? वापस समझें, इस साल जो इन्वेंट्री यूज हुई है जो कि COGS में चार्ज हुई है, जिससे प्रॉफिट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। कैश पे कोई इंपैक्ट, क्योंकि इसके पैसे तुम लोगों ने कब पे किए थे? और लास्ट ईयर के कैश फ्लो में वो रिफ्लेक्ट भी हो चुका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब भी, पहले सुनना फिर हम बाद में लिखेंगे, जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी उससे ये शो होगा कि पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल बिकी है, जिसका कैश पे कोई इंपैक्ट
क्योंकि इसकी पेमेंट कब हो चुकी थी, पिछले साल हो चुकी थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अभी यहाँ पे अगर इसका परफॉर्मा बनाऊं, तो मैंने कहा कि पीबीडी के अंदर सेल कितनी है जानी 130, तो क्या मैं कह सकता हूँ 130 में मैंने पिछले साल की रिकवरी को ऐड कर दिया, दिस विल बिकम 150। यहां तक कहानी समझ आती है, प्लीज फोकस के साथ देखिएगा। फिर मैंने कहा सीओजीएस के अंदर कितना है 50,000। प्लीज खुदा के वास्ते ये बात बताओ, ये जो 50,000 रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो मैं समझाने के लिए पूरी खोल खाल के सामने रख रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जो 50,000 रुपए माइनस हुआ है, क्या वो 50,000 रुपए कैश में से गया है इस साल के, किस साल के गया था? तो सर दैट मींस कि दिस 50,000 डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन योर कैश, तो ऊपर से तो माइनस हुआ है ना। तो क्या मैं शेयर होल्डर को ये बताऊं कि ऊपर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 50 माइनस हुआ है वो टेक्निकली पेमेंट, अगर उसको जीरो करना चाहता हूं तो क्या करूं, ऐड बैक कर दूं। तो सर वो कहता है कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से भाई, आप क्या करते हैं उसको ऐड बैक कर दें, आप इसको ऐड बैक कर दें ताकि इसका इंपैक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इंपैक्ट जीरो हो जाए। अच्छा, इंपैक्ट जीरो करने की लॉजिक भी समझ आ रही है। लॉजिक ये है कि भाई इस साल इसका कोई आउटफ्लो, सिर्फ ये इन्वेंट्री यूज हुई है। तो इसको अब मैं आईएफआरएस की जबान में बताता हूँ। IAS 7 ये कहता है व्हेनेवर योर इन्वेंट्री डिक्रीजेस, दिस इंडिकेट्स दैट प्रीवियस ईयर इन्वेंट्री हैव बीन सोल्ड दिस ईयर, this does not have any impact on cash, so in order to negate the impact you have to add it back to the profit before tax। अभी तुम्हें इंग्लिश याद नहीं करनी है, तो मैंने खुद याद करके आया था रात भर, तभी तुम्हें बता दी इधर। अच्छा, समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि भाई आपने बिल्कुल ये शादी बोल दी है पूरे साल की इधर। अब मुझे एक बात बताओ, समझने की बात है, पहले बताओ ये बात क्लियर है, जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, सिंपल रखें, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है। जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी इसका मतलब ये है कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ क्या है एक्सपेंस है। तो पीएनएल में चार्ज हो चुका है, कैश में से माइनस। तो मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा कि जो तुम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स देख रहे हो वो कैश वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि इस साल उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो मैं उसको क्या करके बताऊंगा, ऐड बैक कर दूंगा। अच्छा वैसे देखो, प्रॉफिट एक अलग बात है, कैश एक अलग बात है। हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट तो तुम उसको माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि तुम ये कहोगे कि सेल को करने के लिए इतने का माल भी तो बेचा है, पर मैं कैश फ्लो में क्या बता रहा हूँ कि इतने का माल बेचा तो है, जिसकी पेमेंट कब हुई थी, इस साल इसकी पेमेंट का कोई इंपैक्ट, इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको ऐड बैक कर लेता हूँ। चलो अब एक एक करके मुझे बता दो, आप बताएं मुझे कि जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी क्या रिप्रेजेंट करती है, इंक्रीज। हाँ आप जी, नहीं वो बताएंगी। हाँ हमने ज्यादा परचेज की इन्वेंट्री और सेल, तो उसको कैश फ्लो के उसमें समझाओ मुझे। यानी आप कह रही हैं, मैं मतलब उसको थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, आप कह रही हैं कि जब इन्वेंट्री इंक्रीज होगी दिस इंडिकेट्स कि खरीदी ज्यादा है, तो कैश ज्यादा गया है, यूज किए तो ऊपर सीओजीएस में कम होगी, नीचे कैश में से ज्यादा माइनस हुई होगी, तो मैं और माइनस कर दूंगा, बताऊंगा कि इतने पैसे और गए थे जो कि प्रॉफिट में से माइनस। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, आगे सुनो। फिर मैंने कहा अब दूसरा कॉन्सेप्ट दिया मैंने, क्या, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या शो करती है, बल्कि आप बताएं आप जी आप बता दीजिए, आप डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या शो करता है, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, एक लाइन बोल दिया आपने, लोग कुछ समझ ले आगे पूरा कॉन्सेप्ट तो बताओ। नहीं अब बोला तो है पर आधा अधूरा, आप बताएं। सही है, देखो इन्होंने यहाँ तक तो सही कहा, एक मिनट आ रहा मुझे, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि सर इन्वेंट्री के डिक्रीज होने का मतलब सिंपल ये है कि एक इन्वेंट्री जो खरीदी गई थी, पेमेंट हुई थी, सिर्फ यूज हुई है,
यूज हुई है इस साल तो प्रॉफिट में से माइनस हुई है, जिसका कैश पे 1 रुपए का भी इंपैक्ट, क्योंकि उसका कैश का इंपैक्ट पिछले साल था। तो मैं अपने शेयर होल्डर को क्या ये बता सकता हूँ ये पैसे गए, या पैसे गए ही नहीं है, पैसे गए ही, सिर्फ इन्वेंट्री यूज हुई है। तो जब पैसे ही नहीं गए तो आपने सीओजीएस में उसको माइनस किया हुआ है, तो उसके इंपैक्ट को निगेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। तो तभी हम कहते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाता है, एड बैक हो जाता है। बताओ इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वेरी गुड जी, मिलते हैं अगली क्लास में, शाम तक क्विज आ जाएगा, वो भी कीजिएगा। आप अगली क्लास में आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज। कॉपी मैं भी पीडीएफ भिजवा देता हूँ, सही।